क्या आपको पता है कि डीएनए हमारा जो है वो हमारे कई सारी पीढ़ियों का इंफॉर्मेशन अपने अंदर कोड करके रखता है और इसी कोड को जेनेटिक साइंटिस्ट डिकोड करते हैं। और अभी हाल ही में एक स्टडी आती है जो ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको कि भारत का 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत में या भारत के लोगों के साथ चाइना या साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के साथ किस तरीके का जीनोम शेयर करता है और वो कई सारी पीढ़ियों में कैसे उन लोगों का जीनोम बना है, ये स्टडी ये पूरी कहानी कहती है। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे मज़ेदार पक्ष हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश राज था, तो लगभग 150 साल पहले उनके एथनोग्राफर्स थे, उन लोगों ने स्टडी करके बताया कि एक नया रेशियल कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग रेस में विभक्त होते हैं। भले ही आज डीएनए इस रेशियल थ्योरी को नहीं मानता है और डीएनए कहता है कि सभी लोगों के पास जो एंसेस्ट्री है वो मिक्स्ड है, लेकिन जो रेशियल थ्योरी है वो ये कहती थी कि भारत में आर्यन जो नॉर्थ में हैं, द्रविडियन जो साउथ में हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में हैं उनको मंगोलॉयड रेस के रूप में एक्सप्लेन करता था। लेकिन इस मंगोलॉयड रेस की खास बात ये थी कि इसको भारत से अलग दिखाया जाता था। तो पिछले 150 सालों में वो रीजन जो कि भारत से एक तरीके से जेनेटिकली या भारत के लोगों से अलग था, उस रीजन को फिर जेनेटिक साइंटिस्टों ने, फिर जब डीएनए आया लगभग 30-40 साल पहले, धीरे धीरे डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए के म्यूटेशंस की स्टडी के आधार पे इन लोगों को परखा जाने लगा कि कैसे जो पॉपुलेशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो 2004 में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जो जर्मनी में है, वहाँ के वैज्ञानिकों का एक बड़ा शोध आया जिसमें उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न के लोग, जो अंग्रेज़ों की थियरी है कि ये लोग भारत के लोगों से बहुत ही अलग हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो वाई क्रोमोसोम था, वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर के साइड में चलता है और हमारे गोत्र के साथ भी कनेक्ट होता है। तो वाई क्रोमोसोम को उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली कि वाई क्रोमोसोम का वो टाइप किस में ज़्यादा है किस में कम। उसके आधार पे उन्होंने कहा कि उनके पास 95% ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना, म्यांमार का वाई क्रोमोसोम है और मात्र 5% जो है वो भारत का वाई क्रोमोसोम है, जिसके आधार पे उन लोगों ने ये कन्फर्म कर दिया कि जो भारत के लोग हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, दोनों के जीनोम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अब काफ़ी लंबे समय से हम लोग भारत की लोगों पे काम कर रहे थे, भारत के पॉपुलेशन पे काम कर रहे थे। तो ये सवाल हम लोग के दिमाग में पहले से था, हम लोग इसको टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास सैंपल नहीं थे तो इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तब तक तो अहोम की स्टडी आती है, अहोम के लोगों का हम लोग को सैंपल मिलता है, फिर उनके नेबर्स का सैंपल हम लोग लेते हैं। और अहोम जो है वो एक बड़ी अलग तरीके की कम्युनिटी है। ये लोग थाईलैंड से लगभग 1200 वर्ष पहले आए और आज ये स्थिति है कि इनका लगभग 95-90% जीनोम जो है वो भारतीय हो चुका है। बहुत फ्रैक्शन ऑफ जीनोम है जो बताता है कि ये लोग थाईलैंड से आए हुए हैं। तो जो अहोम वॉरियर का काम करते हुए हम लोगों के समझ में आया कि अब हम अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस सेंस में लें कि वो पॉपुलेशन जो आकर के भारत में सिमिलेट हो जा रही है, ऐसी ही पॉपुलेशन कई बार भारत में आई होंगी, तो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो जेनेसिस है, जो पॉपुलेशन है, वो सही में भारत के लोगों के साथ बिल्कुल अलग है। तो वान्या सिंह जो कि पीएचडी कर रही थी, उन्होंने इस टॉपिक को उठाया और फिर हम लोगों ने 7 लाख मार्कर का एक जो है ग्रुप बनाया, उन मार्कर्स को स्टडी किया। और एक बड़ी खास चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 तरीके के मार्कर्स होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दूसरा वाई क्रोमोसोम और तीसरा ऑटोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे मदर साइड में एक जितनी भी सिंगल मदर है, हमारी माता जी, हमारी नानी जी, हमारी परनानी जी, ऐसे करके पिछले बहुत सारे जनरेशन की एक व्यक्ति के बारे में बताएगा। वैसे ही वाई क्रोमोसोम हमारे फादर के साइड में पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ऐसे करके एक सिंगल पर्सन के बारे में बताएगा। लेकिन अगर हम ऑटोसोम्स पढ़ते हैं जो 1 to 22 क्रोमोसोम में ह्यूमन के पाया जाता है, उसको पढ़ते हैं तो हमारे पीढ़ी में जितने भी सारे लोग आते हैं
वो उनको सबको बता सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने 7 लाख मार्कर को स्टडी किया, 50 सैंपल कलेक्ट किए, लेकिन और भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सैंपल मिला करके और कुल पूरे एशिया से लगभग 1120 सैंपल हम लोगों ने इस पूरे स्टडी में इन्वॉल्व किया। एक लंबा 5-6 साल का समय लगा इसको करने में। और अब जब ये रिजल्ट आया तो इसमें कई सारे चौंकाने वाले तथ्य हम लोगों को देखने को मिले। पहली चीज कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसा कि बताया जाता था कि ये एक बैरियर है, पॉपुलेशन बैरियर है, भले ही लैंड ब्रिज है साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया को बीच में जोड़ने वाला, लेकिन ये बैरियर की तरह काम करता है। इसके थ्रू पॉपुलेशन मूवमेंट नहीं हुआ है। हम लोगों ने क्लियरली देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू पॉपुलेशन इधर से भी उधर गई हैं और उधर से भी इधर आई हैं। और उसमें जो हमारा आसाम का रीजन था, हमने उसको मोर स्पेसिफिकली एनालाइज किया। वहाँ हमने 76% इंडियन पार्ट और 24% जो है वो साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन पार्ट को पाया। और इसके अलावा जो टाइम भी हमने कैलकुलेट किया कि कब ये दोनों तरीके की एंसेस्ट्री का मिलन जो है, एक मेल्टिंग पॉट की तरह ये रीजन काम कर रहा है। तो इस मेल्टिंग पॉट में ये दोनों एंसेस्ट्री का टाइम क्या था, कब ये जाकर के मिक्स हुई, तो वो भी हमको 1500 से 2000 साल के पहले का समय निकल रहा है, जो ये बता रहा है कि इस समय ये पॉपुलेशन आकर के मिक्स हुई। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है कि जो प्रीवियस स्टडी थी वो ये बता रही थी कि 95% जो है वो ईस्ट से आ रहा है, मात्र 5% जो है वो भारत से आ रहा है, जबकि यहाँ 76% भारत से आ रहा है और 24% जो है वो ईस्ट से आ रहा है। लेकिन ये स्टडी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये पूरे के पूरे जीनोम को स्टडी करती है। वहाँ केवल एक लीनिएज वाई क्रोमोसोम स्टडी किया गया था जो कि केवल मेल्स के बारे में बताता है, और वो भी बहुत सारे जो है वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लास्ट हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो 150 साल पुरानी थियरी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई इसमें, और हम लोगों ने एक नया जो है वो सिंथेसिस ये बनाया कि भारत के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन की मिक्सिंग हुई है, एग्जैक्टली सेम तरीके की पॉपुलेशन मिक्सिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हुई है। और वो लोग और भारत के लोग, ये सारे लोग जो है वो आपस में जेनेटिकली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो एक पूल पॉपुलेशन है जो गंगा प्लेन में बहुतायत पाई जाती है, और दूसरी हरिजन है। इन लोगों के साथ, इन लोगों के जीनोम के साथ उस जीनोम का एक बड़ा क्लोज मैच देखने को मिला, जो ये बता रहा है कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक एक बड़े एरिया में पॉपुलेशन का फैलाव हुआ है, और जो कई हजार साल पहले हुआ है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बड़ा मोबाइल है। वो अफ्रीका से निकला और मात्र 1000 साल में, 10,000 साल में वो पूरा का पूरा पूरे ग्लोब में फैल गया। तो ह्यूमन का माइग्रेशन जो है वो अनवरत प्रोसेस है। आदमी नई चीज़ की खोज में, क्योंकि एक जगह रहेगा वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म होंगे तो वो फिर एक्सटेंड करेगा, दूसरी जगहों के रिसोर्सेज को फिर से वो यूज़ करना शुरू करेगा। या जैसे इंडस वैली की कहानी है, जहाँ की क्लाइमेट के वजह से पूरा का पूरा मानसून शिफ्टिंग हुआ और उसके वजह से पॉपुलेशन पूरी की पूरी वहाँ से निकल करके वो गंगा प्लेन में या साउथ इंडिया में चली गई। तो इसी तरीके का जो है वो एक फिनोमेना देखने को मिलता है ह्यूमन माइग्रेशन के सेंस में, कि आज से 3 लाख साल पहले पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो मॉडर्न ह्यूमन से धीरे धीरे भरना शुरू हुआ, और फिर अब वही लोग उसके एक सबसेट, एक छोटे से ग्रुप को लगभग, इसको भी हम एस्टिमेट किए कि 1100 लोग निकले अफ्रीका से, और उन्होंने पूरे विश्व को जो है पॉपुलेट कर दिया एक बड़े स्मॉल टाइम्स, लगभग 70,000 सालों में। तो ये ह्यूमन का एक बड़ा ही यूनिक फिनोमेना है, उसका एक्सपेंशन, जिसमें कि उसने पूरे विश्व को अपना घर बना लिया। और इसमें एक बड़ा जो है वो डिस्कवरी ये है कि लगभग 150 सालों से हिमालय तो बैरियर है, ये सबको पता था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बैरियर है, ये बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन स्टडी ने इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज के डेट में हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस्ड रीजन हो गया। क्योंकि यहाँ उस माइग्रेशन का भी सिग्नल है जो 1,20,000 साल पहले हुआ,
और उस माइग्रेशन का भी सिग्नल है जो 500 से 1000 साल पहले हुआ। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से ये टर्निंग पॉइंट है। अब आप देखिए कि आदमी अफ्रीका से निकलता है, मिडिल ईस्ट में उसका कोई सिग्नल ही नहीं है आज के डेट में, लेकिन वो जैसे ही भारत में और ईस्टर्न पार्ट में जैसे ही वो आके रुकता है, वहाँ एक लंबे समय तक, इसका मतलब कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए बहुत बेहतर रही थी, इस वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ रुका और फिर उसके बाद फर्दर ओल्ड वर्ल्ड को पॉपुलेट करने के लिए निकल गया। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि आदमी जो है वो अफ्रीका से हवाई जहाज़ पकड़ करके तो भारत में आया नहीं होगा, वो उसी रूट से आया होगा मिडिल ईस्ट के और जो है वो ईरान के रूट से। लेकिन जो रियल सिग्नल है वो हमको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जा कर के मिलता है, जो ये बताता है कि आदमी अफ्रीका से निकला और यहाँ जो है आकर के नर्चर हुआ, यहाँ उसका पालन पोषण हुआ, उसके बाद वो आगे निकला। हम लोगों ने आसाम ही क्यों लिया, इसके पीछे भी 2-3 कारण है। पहला कि आसाम में जो एक बड़ी पॉपुलेशन है वो जो भाषा बोलती है असमीज़, उसको इंडो आर्यन लैंग्वेज में क्लासिफाई किया जाता है और इंडो आर्यन लैंग्वेज, असमीज़ लैंग्वेज जो है वहाँ की, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए लिंगुआ फ्रैंका है। जैसे अंग्रेजी लिंगुआ फ्रैंका है पूरे भारत के लिए कि हम भारत में कहीं भी जाएं जनरली अंग्रेजी लोग समझते हैं, वैसे ही पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए असमीज़ एक ऐसी भाषा है जिसको ज़्यादातर लोग उस एरिया में समझते हैं। तो आसाम को लेने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आसाम के लोग जो हैं वो अगर माइग्रेट किए हैं मेनलैंड इंडिया से तो ये पिछले 500 या 1000 साल की कहानी होगी। दूसरी चीज़ कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी लोग हैं, उनके साथ इनका क्या संबंध है, ये भी हम देखना चाहते थे। तीसरी चीज़, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं मोर स्पेसिफिकली, उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने आसाम पे फोकस किया और देखा कि ये एक जो है वो एक तरीके से मिक्सिंग का काम किया है। हर जगह के पॉपुलेशन यहाँ जो है वो आकर के मिक्स हुई हैं और मिक्स होने के बाद फिर वो अलग अलग रीजन में एक्सपैंड हुई हैं। और दूसरी चीज़ कि मैंने पहले ही कहा कि जो ये क्लू था हम लोगों को, वो अहोम जो एक बहुत बड़े वॉरियर के रूप में जाने जाते हैं, उन अहोम वॉरियर्स को स्टडी करते समय हमको समझ में आया था कि आसाम जो है, चूँकि ये 2004 की बहुत बड़ी स्टडी थी, इसलिए हम लोग भी इसको बिना जांचे एक्सेप्ट कर लिए थे। इसको कई बार हम लोग साइड भी किए हुए हैं, लेकिन जब अहोम की स्टडी किए तब हम लोगों के समझ में आया कि जो साइंस है वो बड़ा जो है वो फ्लूइड है, लेकिन ये है कि साइंस में हमको एक हाई रेजोल्यूशन जो डेटा है, अगर मैं भी 2004 में वो स्टडी किया होता तो मुझे लगता है कि मैं भी उसके सिमिलर कंक्लूज़न पे पहुंचता। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहता कि अगर 95 वर्सेस 5% का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 5% है, तो इसका मतलब है कि वो माइग्रेशन ज़रूर कहीं ना कहीं 5% लोगों का हुआ होगा। और चूँकि वाई क्रोमोसोम जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है, तो 5% मैटर नहीं करता है। 5% कभी किसी पॉपुलेशन में 50% भी हो सकता है। तो इसलिए मैं उसको कॉशसली जो है वो उस रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करता 2004 में। लेकिन आज हमारे पास बेहतर टूल्स हैं, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है। एक मार्कर के जो हमारे पास 7 लाख मार्कर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब हम जो ह्यूमन की हिस्ट्री लिख रहे हैं वो मोर क्लोजली जो नेचुरल हिस्ट्री है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। ये स्टडी जो है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, एक जर्नल है अमेरिका का, उसमें पब्लिश हुआ है। और उसके अलावा बहुत सारे मीडिया रिलीजेस ने भी इसको कवर किया हुआ है और इसको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा कर के ये फ्रीली अवेलेबल है, इसको पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ हिंदी के भी अगर रीडर्स हैं वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी कहानी हिंदी के भी अखबारों में निकली हुई है। तो आपको ये स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग लगी होगी कि डीएनए के आधार पे हम मॉडर्न लोगों का सैंपल ले करके कैसे जो है पूरी की पूरी 1500 साल पुराने, 2000 साल पुराने, 70,000 साल पुराने पॉपुलेशन को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, विज्ञान के द्वारा पॉसिबल है।
और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, डीएनए की बेसिक्स जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी क्लासेस ऐसी हम लोगों ने पहले की हुई हैं। आप उन क्लासेस को जा कर के देखें, और अगर उसमें कोई सवाल आपके हों तो वो ज़रूर पूछें, क्योंकि सवाल ही विज्ञान की नई धारा को जन्म देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सवाल करें और हम आपके सवालों का उत्तर ऐसे ही देते रहें।